अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पूसा दिल्ली में आयोजित कृषि मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। गेहूं की फसल में सैनिक कीट की रोकथाम। विगत दिनांक 19 से 21 मार्च तक कृषि मेले का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में किया गया था, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 1 लाख से ज्यादा किसानों ने हिस्सा लिया और इसमें किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने एवं सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारियां भी दी गई। मेले में विभिन्न कंपनियों एवं कृषि विभागों ने लगभग 600 स्टॉल लगाए। तो क्या रहा इस मेले में आकर्षण का केंद्र, आइए जानते हैं। कम पानी बर्बाद हो उस रूप में कैसे पड़े, इस पर काम चल रहा है। कि शुगर में भी बहुत पानी चाहिए, जमाना चला गया। अब तो माइक्रो इरिगेशन से शुगर भी हो सकता है, पैडी भी हो सकता है। और ये जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं कि अगर पूरा लचा लबालब पानी से खेत भरा होगा तभी फसल होगी, ऐसी जरूरत नहीं है। अब विज्ञान बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, आप आराम से बदलाव करके कर सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों, किसान भाइयों बहनों, ये हमारी रोजमर्रा के काम है। इस पर अगर हम ध्यान देंगे, हम हमारे खर्च को कम कर पाएंगे और हमारी आय को बढ़ा पाएंगे और उसी से किसान का कल्याण होने वाला। किसान भाइयों, इस मेले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई जो कि किसानों के लिए काफी लाभकारी हैं। तो क्या है ये जानकारियां, आइए जानते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसानों को नेचुरल जो प्रैक्टिकल दिखाए गए तो किसानों उसको इम्प्रूव करेगा। इसलिए हमारा प्रधानमंत्री की वो सोच थी कि नेचुरल कृषि बेड़ा कैसे हो सकता है। अलग अलग क्रॉप डाल के, सब्जियां का क्रॉप डाल के उसको किसानों को नेचुरल दिखाने के लिए जो हमने प्रयत्न किया है कि कैसा क्रॉप अच्छी तरीके से हो सकता है, कितना दिन में वो क्रॉप का पाक पूरा हो जाएगा, कितना पानी चाहिए, वो सब दिखाने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री की कल्पना थी सार्थक करने के लिए हमारा कृषि डिपार्टमेंट ने बहुत प्रयत्न किया। उसको मैं सबको अभिवादन भी करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। कैसा कृषि मेला हर साल होना चाहिए, इसके आधार पे किसानों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसानों को मार्गदर्शन मिलेगा, इसके आधार पर किसानों खेत कर सकते हैं। थैंक यू। किसान भाइयों, हर मेले की कोई न कोई थीम होती है, चाहे वो जिले में लगने वाला हो या राज्य स्तर पर होने वाला। ये तो देश भर में होने वाला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मेला है। तो इसकी थीम के बारे में बता रही हैं ICAR की डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र कौर। पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हर साल
इसी से लगभग इसी समय पे किसान मेला आयोजित करता आया है। इस बार का जो थीम है वो है कृषि उन्नति, लेकिन ये इस बार जो मेले का जो स्तर है वो नेशनल लेवल का है। वो सिर्फ IARA या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ही संबंधित या सीमित नहीं है, पूरे नेशन का ये एग्रीकल्चर फेयर है। और इसका एक मुख्य जो उद्देश्य देने की जो बिंदु है वो ये है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर में क्रांति लाई जा सकती है, और यही इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस मेले में विभिन्न प्रकार की उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको कि किसान आके खुद देखे, महसूस करे, प्रश्न करे और उसको दिमाग में रखकर अपने ज़िले में जाए। ये भी ध्यान रखा गया है कि उन तकनीकों को ग्राउंड पे, लैंड पे लागू करने के लिए सरकार से उस किसान को क्या मदद मिल सकती है, उन स्कीमों के बारे में भी उसको अवगत करवाया जाए, ताकि ये दोनों चीज़ों का समावेश करके वो लैंड पे कुछ कर दिखाए। मेले में आए किसान भाइयों ने क्या देखा और उन्हें क्या नवीनतम जानकारियां यहां से प्राप्त हुई, आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। इस मेले में राजस्थान से आए बैजनाथ जांगीर बहुत खुश हैं, क्योंकि उनका पसंदीदा जैविक खेती का संपूर्ण ज्ञान उनको यहाँ मिला। अब तो उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वो खेत में जाकर ट्राइकोडर्मा का उपयोग खुद करने वाले हैं। यहाँ मेले में आकर के हमने नई नई तकनीकें देखी जो बहुत ही रोचक थी, जैसे ट्राइकोडर्मा है, माइक्रोट्रिप है, ग्राउंड नेट है, और ये सब ट्राइकोडर्मा तैयार करने की तकनीकी की प्रशिक्षण देते हैं। ये हमें बहुत ही अच्छा लगा और जैविक खेती के लिए सबसे बढ़िया है। और यहाँ एक हमने बहुत ही रोचक चीज़ देखी है, 9 करोड़ का झोटा, 9 करोड़ का भैंसा या झोटा जिसको कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमें। कृषि मेले का उद्देश्य होता है कि नई तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाना। जयपुर से आया एक किसान बहुत ज्ञान का खजाना लेकर अपने गांव लौट रहा है। ये कृषि मेला देखने के पर्पज से मैं आया था। यहाँ देखा गया कि कई प्रोडक्ट ऐसे आए हैं जो कि देखने को मिले हैं, पहली बार देखने को मिले हैं, और बहुत से प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ देखे। कम पानी के कृषि तकनीक का वह बिना कीटनाशक के कृषि तकनीक का भी हमें ज्ञान हुआ, यहाँ कई जानकारियाँ मिली। अब तो मोबाइल का जमाना है और इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी युवा किसानों के लिए खेती की नई तकनीक और मंडी के भाव जानने के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया। इसकी जानकारी को लेकर हनुमानगढ़ के जसवंत वादू बहुत खुश हुए। प्रधानमंत्री जी की ओर से काफ़ी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें एक मोबाइल ऐप का काफ़ी प्रसार किया गया है। युवा किसानों के लिए उसको मंडी में ले जाने के लिए अवसर प्रदान हो जाएगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने गेहूं की देरी से बुवाई की थी, उनकी फसल में बालियों में दाना भरने की अवस्था चल रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में इस समय फसल पर सैनिक कीट का प्रकोप भी देखने में आ रहा है और समय पर इस कीट का नियंत्रण न करने पर आगे चलकर किसान भाइयों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो किसान भाई कैसे करें सैनिक कीट का नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं BPS कृषि महाविद्यालय पूर्णिया के डॉक्टर पारसनाथ। सैनिक कीट का प्रकोप गेहूं में कुछ वर्षों में बढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि सैनिक कीट का प्रकोप विगत के वर्षों में पूरे कोसी क्षेत्र में काफ़ी बढ़ा है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है कि मार्च के महीने में हर साल विगत वर्षों में
तापक्रम सामान्य से अधिक रह रहा है। दूसरा कि मार्च के महीने में छिटपुट वर्षापात हो जा रहा है, या आप ये कहें कि पूरे कोसी क्षेत्र में अधिकांश गेहूं का फसल विलंब से बुआई की स्थिति में लगाया जाता है एवं किसानों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के प्रयोग होने के कारण विगत वर्षों में सैनिक कीट का काफ़ी प्रकोप पूरे कोसी क्षेत्र के किसानों के द्वारा बताया जा रहा है। यह कीट, इस कीट को आप देखेंगे तो इस कीट का वयस्क हल्का भूरा रंग का होता है और इसके शिशु, जो पिल्लू अवस्था में शिशु है, वह हल्का या आप कहें कि धूसर सफ़ेद से हरा रंग का होता है और यह पिल्लू पौधों पर बाली आने से पहले पौधों के अग्रभाग में जो नए पत्तियां हैं उसको खुरच कर खाते हैं और उसके कारण नुकसान करते हैं। बाली आने के बाद बालियों में जो दाना बनते हैं उस दाना को दुधिया के अवस्था में या बाद के अवस्था तक उसको निकाल कर दाना को खाते हैं और झुंड में आपको दिखाई देगा प्रत्येक फसल में एक एक बाली पर 2, 3, 4, 5, 10 के करीब इसका पिल्लू दिखाई देगा और एक फसल में आप देखेंगे कि हजारों के संख्या में इकट्ठा होकर यह बालियों पर चढ़कर और बालियों से दाना को चूक कर खाते हैं, इसीलिए इसका नाम सैनिक कीट कहा गया है। और इस कीट का नियंत्रण हम कैसे करें? किसान भाई, जब कभी भी इस कीट का प्रकोप दिखाई दे तो निश्चित तौर पर आप शुरुआत के अवस्था में जब इसका कम पिल्लू दिखाई दे, कहीं कहीं दिखाई दे, तो उसे चुनकर और उसको मिट्टी में दबा दें या उसको नष्ट करें। दूसरा, अगर भयंकर प्रकोप दिखाई दे तो निश्चित तौर पर किसी रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करें जिसमें डाइक्लोरभॉस आधा 500 ml से 800 ml प्रति हेक्टेयर में या क्लोरपायरीफॉस 2 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर में या प्रोफेनोफॉस 1 लीटर प्रति हेक्टेयर में 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे तो इस फसल पर सैनिक कीट के प्रकोप से आप निजात पा सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती तप रही है। जीव जंतुओं पर इसका दुष्प्रभाव तो पड़ ही रहा है, साथ ही साथ इसके चलते मौसम में परिवर्तन से अनिश्चितता भी बढ़ गई है, जिससे कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसी आपदा किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। और यदि इसके प्रति हम आज से ही सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आप अपने स्तर पर कौन कौन से बचाव उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र कुमार से। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सामान्य तापमान में हो रही वृद्धि से है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती हैं और वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार के एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं। यह आवरण लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। गौरतलब है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी सघन या मोटा हो जाता है। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो मनुष्य और उसकी गतिविधियां ही हैं। अपने आप को इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी समझने वाला मनुष्य अनजाने में या जानबूझकर अपने ही रहवास को खत्म करने पर तुला हुआ है। इंसान की गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे इन गैसों का आवरण सघन होता जा रहा है।
यही आवरण सूर्य की परावर्तित किरणों को रोक रहा है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। वाहनों, हवाई जहाजों, बिजली बनाने वाले संयंत्रों, उद्योगों इत्यादि से अंधाधुंध होने वाले गैसीय उत्सर्जन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी हो रही है। जंगलों का बड़ी संख्या में हो रहा विनाश इसकी दूसरी वजह है। जंगल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं, लेकिन इनकी बेतहाशा कटाई से ये प्राकृतिक नियंत्रक अर्थात नेचुरल कंट्रोल भी हमारे हाथ से छूटता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये ऐसे शब्द हैं जो कि हैंड इन ग्लो मूव कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज किन परिस्थितियों में हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। क्योंकि जब हम नेचुरल फ्लोरा और फौना जो हमारा है, वेजिटेशन और जो बायोडाइवर्सिटी है, इस बायोडाइवर्सिटी का जो इरोजन हो रहा है उसकी वजह से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्लाइमेट का चेंज हो रहा है। और उस चेंज होने की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन में लार्जर शेयर जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका है। इसके बाद बात आती है डेवलपिंग कंट्री की। डेवलपिंग कंट्री में चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन फिर भी ये तुलनात्मक अध्ययन करने की बजाय हमें जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये एक विश्व स्तरीय समस्या है और इन टोटलिटी हो रहा है। हर साल टेम्परेचर 1.5 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री तक बढ़ता जा रहा है। और इन सारी परिस्थितियों में अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया, एक स्थिति ये आएगी कि हमारे पास टेम्परेट जोन, जिसे हम आज टेम्परेट जोन के रूप में याद करते हैं या मानते हैं, जो वहाँ की फ्लोरा एंड फाउना है वो सारे एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुँच जाएंगे। इसको रोकने के लिए हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे एर्गोनॉमिकल प्रैक्टिसेज, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन अप्रोचेज, कंजर्वेशन फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, टेक्नोलॉजी लाइक बायोटेक्नोलॉजी या अदर इन विट्रो टेक्नोलॉजी, इन सबको एक साथ लेके मूव करना पड़ेगा। साथ में हमें पॉलिसीज भी इस तरह की बनानी पड़ेगी। हमें कुछ नियम इस तरह के बनाने पड़ेंगे जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें हर स्तर पे मिलजुल करके प्रयास करना होगा, ताकि डिफरेंट टाइप की जो इमिशंस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये पॉल्यूटेंट्स जो एयर में आ रहे हैं, इनको हम मिटिगेट कर। ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचें? ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। हम सभी भी पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम करके हानिकारक गैसों को कम कर सकते हैं। जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इससे भी ग्लोबल वार्मिंग के असर को कम किया जा सकता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला पटना के कृषक रविंद्र यादव ने। यह पशुओं में होने वाले थनैला रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रविंद्र यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। थनैला जो होता है किसान भाइयों, बहुत ही घातक रोग है। इसमें होता क्या है कि थन में सूजन हो जाता है, थन में लालीपन आ जाती है, छूने में उसको दर्द करता है। दूध में देखेंगे तो दूध फटा हुआ आएगा, दही ऐसा आएगा, कभी दूध पानी आएगा, कभी कभी पानी नहीं आता है, कभी कभी रक्त मिला हुआ आता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जब ये दूध में परिवर्तन होगा तो दूध की जो गुणवत्ता है वो घट जाएगी और वह जो दूध है खाने लायक नहीं होगा। इससे हमें काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में 1 बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं।
दूध दोहने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से धोएं। इतना करने के बावजूद यदि पशु में ये रोग आ जाए तो इसका इलाज आप कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, इसमें इसकी चिकित्सा तो बहुत ही महंगी है, फिर भी हम लोग कुछ ऐसे प्रयास कर सकते हैं ताकि बीमारी ही ना हो, बीमारी कम से कम आक्रमण हो। तो सबसे पहले जैसे थनैला रोग से बचाव करने के लिए हम लोग बताया कि अपने बाड़े को, जहाँ पर आप पशु को रखते हैं, उसको एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रखें। तथा दूसरी चीज यह है कि पशुओं में जब भी गाय हम लोग दूध दूह लेते हैं तो पशु को कृपया बैठने ना दें। इसलिए बैठने ना दें कि दुहने के बाद में होता क्या है कि पशु जो टीट जो होते हैं, छेमी के जो छिद्र होते हैं वो खुले हुए रहते हैं। ऐसी अवस्था में जब पशु बैठ जाता है तो वो इन्फेक्शन जो है, वो संक्रमण जो है उसके टीट से पहुंच जाता है। साथ ही साथ जब बीमारी हो जाए तो तुरंत पशु चिकित्सक से मिलें और अपने आप कभी भी इलाज ना करें, क्योंकि यह जो इसका जो चिकित्सा है बहुत ही कठिन है। पशु चिकित्सक से अवश्य मिलें। कहने का मतलब यह है कि जैसे आज हम एंटीबायोटिक जो देते हैं 10 दिन तक, 60 दिन तक चलता है, अगर होम्योपैथिक दवाइयां अगर हम मिला दें तो पशुओं में पशु की जो उत्पादक क्षमता पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा तथा वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कहने का मतलब है कि किसान भाई आप उसको आसानी से आप अपना खर्च भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह इन बात पर ध्यान में रखकर आप अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पूसा दिल्ली में आयोजित कृषि मेले पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। अधिक उपज हेतु जायद मूंग की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800104599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।